अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हमने देखना है कि सेपरेटिंग टेक्निक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम बेटा सेपरेटिंग टेक्निक में ये पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर्स हैं आपके पास, इन मिक्सचर्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी टेक्निक्स जो भी आपको बेटा, ये एक पिक्चर नजर आ रही है सामने, कि आपने एक सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, एक सॉल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट करना है, सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, a solvent from a solution, liquids from each other, different substances from a solution। ये सारी टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि मिक्सचर होता क्या है भाई। व्हाट इज अ मिक्सचर? पहले इसको देखते हैं बेटा कि मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर रख लेते हैं इसको। जी बेटा, ये आज की क्लास में इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। जो बच्चों को बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है वो गूगल क्लासरूम में जाकर इक्विलिब्रियम की रिकॉर्डिंग सुन लें। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। तीन तीन रिकॉर्डिंग है, चौथे में उसके मैंने पास पेपर करवाए हैं। तो बेटा मिक्सचर होता है कैसे, उससे पहले ये देख लो व्हाट इज मिक्सचर। इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। पहली बात बेटा, ये एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सब्सटेंसेस होंगे ना, इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, केमिकल बॉन्ड नहीं बना होगा। ये सिर्फ जस्ट मिक्स टुगेदर। तो दी सब्सटेंसेस आर जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है ना बच्चों, केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, एंड नॉट केमिकली कंबाइंड। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं मिक्सर की बच्चों। मिक्सर की एग्जांपल देखो। जिस तरह आपके पास एयर है बेटा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। एयर मिक्सचर है बेटा, लेकिन केमिकली इनका आपस में बॉन्ड तो नहीं बना हुआ ना। मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड तो नहीं बना हुआ बस। ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास कोई भी आप एग्जांपल ले लो, शैम्पू ले लो। शैम्पू इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल केमिकल्स एंड वाटर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। बेटा देखो, इस तरह आपके पास शुगर है ना, ये आपके पास बेटा शुगर है, और ये बेटा आपके पास क्या है, वाटर है। ये आपके पास वाटर है। आप जब बेटा इसको मिक्स करोगे, आप जब इसको मिक्स करोगे तो पता है क्या होगा। ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो बीच में मिक्स हो गए हैं ऐसे। हैं ये सेपरेट शुगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सेपरेट शुगर पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें मिक्स हुए हैं, तो ये आपका सोल्यूशन बना है। तो ये मिक्सचर है बच्चों, दिस इज अ मिक्सचर। ठीक है ना। आप वाटर एवोपरेट कर दोगे, पीछे शुगर बच जाएगी, है ना। तो ये वाटर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरह सॉल्ट सॉल्यूशन, एक बच्चा बता रहा है सर सॉल्ट वाटर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। सॉल्ट प्लस वाटर, ये बेटा आपका सॉल्यूशन है ना, और ये सॉल्यूशन मिक्सचर होता है बेटा। देखो मैं आपकी इसकी डायग्रामिंग दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें देखो बेटा, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। मैंने ऊपर सॉल्ट लिखे चले। शुगर एंड वाटर को बेटा आप मिक्स करोगे तो इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, लाजमी नहीं है कि वो डिजोल्व भी हो। जिस तरह बेटा आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो या चौक लेते हो ना, चौक जिससे व्हाइट बोर्ड पे, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते नहीं है बेटा, चौक।
वाइट ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखते हैं, अगर आप वो चॉक वाटर में ले लो, तो ये भी बेटा आपके पास क्या है, ये भी एक मिक्सचर है, वाटर है, और उसमें देखो मैक्सिमम चॉक तो नीचे बैठ गया, वाटर में इतना अच्छा डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये मिक्सचर ऑफ चॉक एंड पाउडर, चॉक पाउडर एंड वाटर दी। अच्छा, सोल्यूशन में ये होता है ना बेटा कि जो आपके सॉल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, यहाँ डिसॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसको ये सोल्यूशन नहीं कह रहा। द टाइनी chalk particles do not separate and separate throughout the water particles, they stay in the cluster big enough to see, बल्कि most sink to the bottom। बिल्कुल ठीक है बेटा, मड ले लो वाटर में तो वो मिक्सचर है, ये सब मिक्सचर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा आज हमने जो काम करना है ना वो ये है कि आपको ये डिफरेंट टेक्निक समझनी है। मेथड ऑफ सेपरेशन में फिल्ट्रेशन क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन कब यूज करेंगे, एवापोरेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये वो टेक्निक्स हैं बेटा जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लो, फिल्ट्रेशन टेक्निक अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। फर्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या है जी, फिल्टरिंग या फिल्ट्रेशन। बेटा ये फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक कहाँ यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन बेटा आप वहां यूज करेंगे जिस तरह आपने देखा ना कि चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे आपने अभी ऊपर देखा बेटा, चॉक जो है इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा इसको आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। सो इट इज इजी टू सेपरेट बाय फिल्टरिंग। ठीक है बेटा, आप इसकी फिल्टरिंग कर दें। जो ट्रैप सॉलिड होगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे। द ट्रैप सॉलिड इज रेसिड्यू एंड द वाटर इज द फिल्ट्रेट। अभी देखना बेटा कैसे। एक डायग्राम बेटा दिखाता हूं कि देखें, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। ये आपके पास बेटा सस्पेंशन था। सस्पेंशन होता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने उसको फिल्टर पेपर से, ये बेटा फिल्टर पेपर है, इधर देखो, और ये बेटा आपका फनल है, दिस इज द फनल, ये जो ग्लास फनल है ये, दिस इज द फनल। ये बेटा आपका फिल्टर पेपर है। ये ऊपर रेजिड्यू आ रहा है बेटा, ये चॉक पार्टिकल है, ये रेजिड्यू है। और जो वाटर में नीचे निकल के बेटा, जो वाटर फिल्टर से पास कर रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। यलमाज खान बेटा अभी नोट करते जो, सारा पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा एक टाइम में एक ही चीज पढ़ेंगे ना अभी, तो भी आगे आप चलते जाओ। अच्छा बेटा आप देखो, आपको सिस्टम अपरेटस के नेम अगर नहीं आते तो मैं यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ। ये देखो, ये जो इस तरह का अपरेटस होगा ना बेटा, इस तरह का, इसको आप क्या कहते हैं जी, ये फनल है। सही नहीं बना थोड़ा सा, ये फनल है बेटा, गिलास फनल। ये जो है ना बेटा आपके पास, ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये तो बेटा आप सबको पता है कि ये क्या होता है, बीकर। एक बड़ा इस तरह का अपरेटस होगा देखो आपके पास, इसे क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, मेजर दी वॉल्यूम। एक बड़ा इस तरह का अपरेटस होता है जो कि दरमियान से थोड़ा वाइड, फिर इस तरह, ये बहुत ही एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिपेट। ये पिपेट है। एक बड़ा इस तरह का अपरेटस होता है आपके पास ऐसे,
यहाँ स्टॉपर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्योरेट। ब्योरेट और पिपेट बहुत ही एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करने हो ना, तो फिर ये यूज करते हैं, वेरी टू मेजर दी वेरी एक्यूरेट वॉल्यूम, to measure the approximate volume, to measure the approximate volume you can use measuring cylinder, और to hold the liquid, बीकर का काम क्या है, to hold liquid, या कोई भी चीज इसने होल्ड करनी है, ठीक है ना। ये आपका फ्लास्क के बेटा, इसको रिएक्शन करवाने में यूज करते हैं, ऊपर से क्लोज इसीलिए होता है ताकि स्प्लैशिंग कम हो, और ये ग्लास फनल है। अच्छा बच्चों, एक तो आपको समझ आ गया ना कि आपने, जिस तरह मैं आपको कहता हूं जी, आपको वो कहता है एग्जामिनर कि भाई आपके पास मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड NaCl, हाउ टू सेपरेट बच्चों। जी बच्चों, इसको सेपरेट कैसे करोगे। जी बच्चों, इसको सेपरेट कैसे करोगे, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड NaCl को। नहीं बेटा, एक्यूरेट वॉल्यूम आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। फिर इसको आप इस तरह करोगे कि आप इन्हें ये करना है बच्चों कि ये आपके पास वाटर होगा, आप इसमें ऐड कर दो सैंड भी और NaCl भी, तो बेटा सैंड नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, सिंक टू दी बॉटम, ये सैंड आ जाएगा और NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप फिल्टर कर लो भाई, फिल्ट्रेशन। समझ आएगी जो अभी किया है बच्चों, फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएगा ना बेटा। तो याद रखना, अगर दो सॉलिड्स हो, एक सॉल्युबल हो दूसरा इनसॉल्युबल हो, तो आप उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो हो गया ये। सेकंड मेथड का नाम देखते हैं बच्चों, सेकंड क्या है जो आपने पढ़ना है, अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बताओ बच्चों, ये मेथड पढ़ा है आप लोगों ने की। जी बेटा, पिपेट फिक्स वॉल्यूम मेजर करता है, मतलब अगर आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो पिपेट। अगर डेसिमल्स में हो 10.5, 10.60, तो फिर यू कैन यूज ब्यूरेट, क्योंकि ब्यूरेट में डेसिमल्स में भी आप यूज कर सकते हैं। बड़ा ये आपने सॉल्ट प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन थोड़ी डिटेल दोबारा बता देता हूं। देखो कह रहा है कि a solute from its solution। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है भाई, अभी आपको बताया कि जिसमें आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो, होमोजेनियसली डिसॉल्व हो। तो अगर आपका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व है तो वो सॉल्यूशन है। तो अब आपने उस सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकालना है भाई। तो अब इसको ऐसे समझ लो बच्चों, मिसाल के तौर पर सेकंड मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेटिंग का, वो है क्रिस्टलाइजेशन। आ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, आ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बच्चों आप इसको ये समझ लो कि आपके पास कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन था। आप ये चाहते हो कि बेटा इस कॉपर 2 सल्फेट के सॉल्यूशन को, कॉपर 2 सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें से कॉपर 2 सल्फेट को निकालो। तो अब कैसे सेपरेट करोगे भाई, तो उसके लिए हम ये क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है ना। एक तो बेटा ये भी तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखो कि आप सॉल्यूट फ्रॉम इट सॉल्यूशन है, ये भी है एवापोरेशन, कि आप उसको इतना हीट करो वाटर सारा एवापोरेट कर दो, पीछे सॉलिड बच जाएगा, इस तरह भी होता है। लेकिन एक है क्रिस्टलाइजेशन, वो जरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है पहले एसिड बेस सॉल्ट पे, दोबारा देख लें बेटा, रिवीजन हो जाएगी। देखो बच्चों, ये मेथड है, यही वर्डिंग यूज करना अगर एसिड बेस सॉल्ट में भी आ जाए। बच्चों इसमें है ये कि यू कैन ऑब्टेन सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय लेटिंग द क्रिस्टल फॉर्म। ये बेटा आपका फर्स्ट स्टेप, जरा देख लो। ये कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है।
आप ये चाहते हो भाई कि यहां से आपको कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलें। तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हो, हीट द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को हीट करोगे ताकि कुछ वाटर एवापोरेट हो जाए। और यहां आप देख सकते हो बच्चों कि यहां जो वॉल्यूम था, क्या यहां पर उतना ही वॉल्यूम है? नहीं भाई, कम हो गया है। और आगे मजीद वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि आप वाटर को एवापोरेट कर रहे हो। अच्छा, वाटर के एवापोरेट करने से क्या होगा बच्चों, ये बताओ। वाटर के एवापोरेट करने से ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा या नहीं होगा? जी बेटा, बताएं। जब आप इसको हीट कर रहे हो, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको आप हीट कर रहे हो तो सिर्फ वाटर निकल रहा है ना। देखो देखो, पहले आप समझो कि ये 100 ml था सपोज, और उसमें कॉपर सल्फेट था 2 ग्राम, सपोज करते हैं भाई 2 ग्राम कॉपर सल्फेट है। और भाई अब 100 नहीं रहा, अब ये 80 हो गया, 80 ml वाटर। कॉपर सल्फेट तो उतना ही है। तो बच्चों क्या ये कंसंट्रेट हो रहा है सोल्यूशन या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अब अगर आप अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कि अब आपका ये वाटर रह गया भाई तकरीबन 50 ml, और कॉपर सल्फेट तो उतना ही है 2 ग्राम। तो बच्चों ये कंसंट्रेट ही तो हो रहा है कि अब 2 ग्राम 50 ml में है। तो जब भी आपने क्रिस्टल्स बनानी है स्टूडेंट्स, पहला काम ये होगा कि आपने हीट द सॉल्यूशन अंटिल इट बिकम सेचुरेटेड। सॉल्यूशन को सेचुरेट करना है, या आप इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट करना है, एक ही बात है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया या कंसंट्रेट हो गया बच्चों? ये कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन इज नाउ कंसंट्रेटेड या सेचुरेटेड? उसके लिए ये बेटा तरीका है जो यहां बता रहे हैं। कह रहा है अब एक ग्लास रॉड ले, ग्लास रॉड इसमें डिप करें। डिप करने के बाद बेटा वो जो ग्लास रॉड होगा ना, उस ग्लास रॉड के ऊपर एक ड्रॉप तो लगा होगा ना सॉल्यूशन का, उस ड्रॉप को इस ग्लास स्लाइड पर डालकर कूल डाउन करें। और देखिए क्या आया, इस लिक्विड के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड। बच्चों एक बात बताओ, ये टेम्परेचर के कम करने से, देखो ना आपने कूल कूल गिलास में डाला है, टेम्परेचर के कम करने से क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं भाई? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, क्यों? क्यों बच्चों? सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, शाबाश। बेटा जितना आप टेम्परेचर कम करोगे सॉलिबिलिटी कम होगी, तो ये क्रिस्टल्स बनेंगे ना। लेकिन क्रिस्टल्स बनाने से पहले कंडीशन क्या है कि आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों? सेचुरेटेड होना चाहिए। जैसे ही आप बच्चों सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मीन के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने ग्लास रॉड डालना है बच्चों, और ग्लास रॉड का जो एक ड्रॉप उसके आगे लगा होगा उसको आप किसी भी कूल ग्लास स्लाइड में रखें, और देखें कि आया ऑन कूलिंग उस ड्रॉप के अंदर क्रिस्टल्स बन रहे हैं। अगर तो बन रहे हैं तो सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड। और फिर क्या करना है बच्चों, फिर आपको जब पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया है, तो आप इसको कूल डाउन करो। देखो कूलिंग से सॉलिबिलिटी कम हो रही है ना बच्चों, तो क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। और फिर आप बेटा क्या करो, इन क्रिस्टल्स को यहां पर, इन क्रिस्टल्स को बच्चों आप यहां से क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे बाय फिल्टरिंग। तो ये है जी टेक्निक। देख लो कोई चीज इसमें मुश्किल है बच्चों? ये सारे स्टेप्स लिखने हैं बेटा, ये सारे स्टेप्स 1 2 3 4 5 6। 4 वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो आपसे ना पूछे कि हाउ टू चेक द सैचुरेशन, तो फिर उस टाइम तक आपने नहीं लिखना। अगर वो आपसे पूछेगा कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे, देन आपको पॉइंट नंबर 4 भी लिखना होगा। ठीक है बच्चों? रिंस का मतलब नहीं समझते बेटा? रिंस का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा वाटर लेके ना उसको वॉश करें, सॉल्ट को, ताकि सॉल्ट के अंदर जो, सॉल्ट के ऊपर जो इम्प्यूरिटीज हैं वो, ताकि सॉल्ट के ऊपर जो इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज वो डिस्टिल वाटर के साथ चली जाएं। जिस तरह ये समझ लो, ये आपके पास सपोज फिल्टर पेपर ही है, ठीक है, यहाँ ये आपके सॉल्ट पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट। ड्रॉपर से, ड्रॉपर से बेटा डिस्टिल वाटर पास करो। बस डिस्टिल वाटर इसके ऊपर से इंप्योरिटीज को अपने साथ इस तरह ले जाएगा, फिल्टर पेपर के पास क्रॉस कर लेगा। तो जो आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट के ऊपर जो इंप्योरिटीज हैं, डिस्टिल वाटर जब उसके ऊपर से पास होकर जाएगा, तो अगर वो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो वाटर अपने साथ ले जाएगा डिसॉल्व करके। अच्छा बेटो, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कह रहा है
कि भाई ये तो क्रिस्टल्स थे ना, इसलिए आपने हीट नहीं किया, क्रिस्टल्स बनाए हैं, क्रिस्टलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने वही सोल्यूट सॉल्यूशन से निकालना है तो यू कैन यूज एवेपोरेशन। इवेपोरेशन बच्चों, आपको आपने अगर देखा हो कराची के अंदर ये जो समुंदर है, सी वाटर, उसमें सॉल्ट इसी तरह निकालते हैं, NaCl, उसके बेड्स बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं वहां पर, और गर्मियों में पानी एवापोरेट हो जाता है, नीचे NaCl बच जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है। इसमें अलबत्ता क्रिस्टल्स नहीं बनते, क्योंकि आप इतना हीट कर रहे हो, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, क्रिस्टल्स कूलिंग पर बनते हैं। तो थर्ड मेथड है बेटा एवापोरेशन, इवेपोरेशन। पास पेपर भी करेंगे भी इसके, ठीक है ना। अगेन आ सॉल्यूट फ्रॉम इट सोल्यूशन। इसके बाद सिर्फ आपको डायग्राम दिखाता हूँ, सिंपल सा है, इसमें कुछ है तो है नहीं। ये देखो बच्चों, ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था बच्चों। तो आप इसको हीट कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हो, तो ये वाटर वेपर्स बन रहे हैं, देखो। तो वाटर सारा निकल जाएगा, पीछे ये आपका सॉल्ट बच गया है। ठीक है बेटा, ये सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ाओ बेटा, नेक्स्ट। ये है बेटा जिसको आपने कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें सिंपल डिस्टिलेशन, अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं। अभी तक आप सॉल्यूट निकाल रहे थे बच्चों, अब आपने सॉल्वेंट लेना है, अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मैं हेडिंग दे रहा हूं बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। ये करेगा क्या? सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। बच्चों आपने पिछले में क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन में क्या रिमूव किया था भाई? सॉल्यूट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाला था ना। वाटर तो आपने हीट करके कुछ ना कुछ एवापोरेट करवा दिया, कुछ वेस्ट कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि आपने बच्चों, अगर एक सॉल्यूशन है, उसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करना है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कौन सा है? NaCl ले लें बच्चों, NaCl ले लेते हैं। पहले डायग्राम भी तो बेटा आपको दिखाता हूं इसकी। अब देखो बच्चों, और से देखना है आपने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। Boiling point of NaCl is above 1000 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये आपका सॉल्ट वाटर है, जिसमें आपके पास NaCl है और वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप 100 डिग्री का हो, और NaCl का बॉइलिंग पॉइंट आप अबव 1000 डिग्री का हो। अच्छा, अभी देख जरा अपरेटस देख लो बेटा, ये एक आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, देखो। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, क्लोज है, ऊपर से बिल्कुल क्लोज है बेटा। और ये साइड आर्म पर बेटा, यहां पर ये कंडेंसर होता है बेटा, कंडेंसर। सर कंडेंसर का काम तो बताओ मुझे, क्या होता है बच्चों? कंडेंसर करता क्या है स्टूडेंट्स? इट कंडेंस दी वेपर्स इनटू लिक्विड। कंडेंसर में क्या होता है? वेपर्स लिक्विड में जाते हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताओ, ये कंडेंसर में ऐसे ऑपरेटर्स क्या है बेटा? अच्छा, इसके ना दो, एक इसमें इनलेट है और एक आउटलेट। ये जो नीचे आपको बेटा नजर आ रहा है, यहां से आपने टैप वाटर इन करना है। कौन सा वाटर? टैप वाटर, सिंपल। और यहां से बेटा
जो ऊपर वाला होगा ना वहां से वाटर निकलेगा। अब एग्जामिनर समटाइम कहता है, इसको ऐसे खाली छोड़ा होता है उसने, कहता है बताओ वाटर इन कहां से होगा और वाटर आउट कहां से होगा। तो बच्चों देखो, आप इस कंडेंसर को, ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं, इसको बेसिकली कूल डाउन रखना चाहते हो। आप चाहते हो ये कंडेंसर कूल डाउन हो, ताकि इसमें जो गैस है ना वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। तो बच्चों अगर आप लिक्विड ऊपर से पास करवाते हो ना, वाटर इन यहां से करवाते हो, तो बेटा अगर वहां यहां से वाटर इन करवाओगे तो क्या वाटर बहुत तेजी से नीचे फ्लो नहीं करेगा? बोलो जरा, क्या वाटर बहुत तेजी से नीचे फ्लो करेगा अगर आप वाटर को ऊपर से? यस, बहुत तेजी से फ्लो करेगा। बेटा अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है कि अगर आप इस तरह कर लो बच्चों कि वाटर को यहां से इन करवाओ, यहां से इन कराओगे ना तो इसकी हाइट ज्यादा होती है, बड़ा स्लोली 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 ऊपर जाएगा। तो वाटर जितना ज्यादा टाइम इस कंडेंसर में बेटा स्पेंड करेगा, वाटर जितना ज्यादा टाइम इस कंडेंसर में स्पेंड करेगा उतना अच्छा है ना। तो देखो स्लोली स्लोली जाएगा तो ये कंडेंसर ज्यादा कूल डाउन रहेगा, और उसमें वो क्या करेगा, वाटर जब स्लोली स्लोली मूव करेगा ना तो अंदर जो गैस है ना बेटा उसको कूल डाउन भी करेगा ना। देखो अंदर पाइप में गैस जा रही है, उसके बाहर ठंडा जो है वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, गैस में से एनर्जी निकालेगा। तो गैस के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी वाटर को देते जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी वाटर को देते जाएंगे, तो गैस कूल डाउन होकर लिक्विफाई हो जाएगी। बड़ा गाड़ियों के इंजन में मोहम्मद दाऊद, बिलाल, गाड़ियों, अच्छा बिलाल ने पूछा है, गाड़ियों के इंजन में जो रेडिएटर होता है वहां पानी डालते हो ना, क्या पर्पस होता है उसका? कूल डाउन करना। तो यहां पर भी बेटा वाटर का पर्पस है कूल डाउन करना। किसको? ये जो अंदर, ये जो अंदर बेटा इस पाइप के अंदर गैस जा रही होगी, इसको कूल डाउन करना। और सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने वाटर को नीचे से इन करना है और आउट वाटर का ऊपर से होगा। नीचे से इन करने का मकसद ये है कि वाटर जब नीचे से इन होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा ना, तो यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इधर। अगर आप ऊपर वाटर इन कर देते हो, नीचे आउट करते हो, तो यहाँ वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा, इतनी अच्छी कूलिंग नहीं होगी। अब बेटा आज इसकी वर्किंग पर देखो, ये आपके पास दो चीजों का, अच्छा ये बात भी ध्यान में रखना कि जो सिंपल डिस्टिलेशन है ना, ये उस वक्त की जाती है जब दो चीजों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। मुझे ये बताओ, NaCl और वाटर, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या क्लोज क्लोज है या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है बच्चों? डिफरेंस ज्यादा है ना बेटा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो लिहाजा बेटा जब भी लार्ज डिफरेंस हो, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होगा, देखो हीट किया, अच्छा देखो आप हीट कर रहे हो 100 डिग्री तक, क्या ये चांस है कि NaCl के वेपर्स बनेंगे बच्चों? क्या ये चांस है कि 100 डिग्री पर NaCl के वेपर्स बनेंगे? हरगिज नहीं। सिर्फ वाटर के वेपर्स बनेंगे। ये वाटर के बेटा वेपर्स हैं, देखो ये वाले, ये वाटर के वेपर्स यहाँ कंडेंसर में आएंगे। ये कंडेंसर में बच्चों ये जो रेड कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी वाटर वेपर्स, ये वाटर वेपर्स हैं। और बेटा इस वाटर वेपर के बाहर क्या पास हो रहा है? ये क्या चीज है जरा बताइएगा मुझे बेटा, ये क्या चीज है भाई? ये वाला, ये वाटर है बच्चों। तो पाइप के अंदर बेटा ये जो आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, इसके अंदर रेड कलर के जो डॉट्स हैं, दीज आर दी गैशियस वाटर, वाटर वेपर्स हैं। और कंडेंसर में जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, लिक्विड वाटर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर देखो ये लिक्विड वाटर है और ये इसके अंदर गैशियस होंगे, गैस होगी। बेटा अब यह होगा कि ये वाटर इसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो ये जो अंदर गैशियस वेपर से ये कूल डाउन होते 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 लिक्विफाई हो जाएंगे बेटा। ये देखो ये वाटर आपके पास आ गया। NaCl का याद नहीं करना बेटा। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये जो सेपरेशन हुई है आपके पास, डिस्टिल वाटर दूसरे साइड पर आ गया है, ये जो सेपरेशन हुई है, वाटर सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया है, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ये किस बेस पर हुई है बच्चों? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर। ठीक है, तो इसको बेटा मैं आपको जरा कुछ पॉइंट्स बता भी देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है बच्चों, जरा देख लो जल्दी से। आपने हीट द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क, एज इट बॉइल्स वाटर वेपर राइजेस टू द कंडेंसर लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। ठीक कह रहे हैं ना बेटा कि यहां पर आपके पास ये वाटर वेपर्स बनेंगे, दीज आर दी वाटर वेपर्स, और सॉल्ट बेटा आपका पीछे रह जाएगा। फिर कह रहे हैं द कंडेंसर इज कोल्ड, सो द वेपर कंडेंसेस टू वाटर इन इट।
तो वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएगा और वाटर ड्रिप्स इनटू द बीकर। इट इज डिस्टिल्ड वाटर। बच्चों ये है डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर है, इसमें कोई और मिनरल नहीं है, कोई और सॉल्ट नहीं है बच्चों। तो दिस इज द सिंपल डिस्टिलेशन। अब मेरी बात सुनो, डिस्टिलेशन में जो आप दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इन सिंपल डिस्टिलेशन substances are separated on the basis of difference in their boiling point। है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था। देखो ना बेटा, ये अप्रेटिस बड़ा काम का है। जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर समुद्रों के पास इस तरह के प्लांट भी लगते हैं। You could get drinking water from sea water in this way. Many countries in the Middle East obtain drinking water by distilling sea water in giant distillation plants। फिर अब एक और टेक्निक की तरफ जाते हैं जी। Fractional distillation, liquids from each other, liquids from each other, fractional distillation। अच्छा, है ये भी डिस्टिलेशन बेटा, है ये भी डिस्टिलेशन। यहां पर भी जो सेपरेशन होगी वो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर होगी कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक लिक्विड का ज्यादा होगा। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों हम वहां पर करते हैं जहां पर दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में तो आप वहां यूज करोगे सिंपल डिस्टिलेशन, अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर स्मॉल डिफरेंस होगा और दूसरी बात, दो से ज्यादा लिक्विड्स होंगे। लिक्विड दो से ज्यादा हो सकते हैं। लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर, आप अब देखिए कैसे सेपरेट करना है। सबसे पहले बेटा इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूं। अब आ जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। डायग्राम थोड़ी सी चेंज है बच्चों, जरा सिंपल डिस्टिलेशन की डायग्राम पहले देख लो ना, ताकि आपको डिफरेंस फिर समझ आए। पहले आप डायग्राम देख लो इसकी। पहली बात देखो बच्चों, पहली बात ये देखो कि यहां पर बस ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और साथ ही कंडेंसर स्टार्ट हो गया है। साथ ही बेटा कंडेंसर स्टार्ट हो गया। वहां पर एक नई चीज है जो आपने देखनी है। नहीं बेटा, याद नहीं करना है, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद करना है, वाटर को तो पता होना चाहिए ना आपको। अब बेटा पहले डायग्राम देखोगे आप लोग। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, आपको पता है ये अल्कोहल और वाटर बड़े अच्छे आपस में सॉल्युबल हैं। अल्कोहल और वाटर आपस में बड़े अच्छे सॉल्युबल हैं, डिजोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। इनके बॉइलिंग पॉइंट का जरा मुझे देख के बताना है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है कम है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है कम है? बहुत कम, कम है ना। अगर तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो तो यू यूज सिंपल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो तो यू कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डायग्राम जरा चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। बनाने के लिए दे सकता है बच्चों, आपको लेबलिंग के लिए दे सकता है, काफी दफा दी है उसने। ठीक है ना, इसलिए
अच्छा बच्चों, इस डायग्राम को जरा समझते हैं पहले। आपने अब इन दो को सेपरेट करना है। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर हेडिंग दी हुई है मैंने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले डायग्राम में पहले फर्क समझते हैं कहां पर है। जो सिंपल डिस्टिलेशन था ना बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन, वहां पर यहां साइड आर्म थी, याद रखो साइड आर्म, और यहां कंडेंसर लगा हुआ था ऐसे करके। याद आया कुछ बच्चों, बताओ। सिंपल डिस्टिलेशन ऐसे थी ना, लेकिन यहां पर साइड आर्म नहीं है बच्चों। यहां पर इस राउंड बॉटम फ्लास्क के टॉप पर, ये देखो टॉप पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ये वर्ड याद रखिएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और उसको पैक किससे किया गया, विद ग्लास बीड्स, ग्लास के साथ। तो देखो बेटा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, दिस वन। ये आपका बेटा यहां पर ये है। अच्छा, एक चीज वो नोट आपसे नोटिस करवाता है, ये जो थर्मोमीटर रखा हुआ है ना, ये बेटा इस एंट्रेंस के बिल्कुल सामने देखो, ये नोट करना। थर्मोमीटर की लोकेशन जहां पर वो कंडेंसर के लिए वेपर्स जाएंगे उसके बिल्कुल सामने, ताकि बच्चों आपको वेपर्स का टेम्परेचर भी पता चलता रहे। तो बिल्कुल आपने ये जो कंडेंसर के एंट्री है उसके सामने थर्मोमीटर का लेवल होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा सुनो। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है वो बताता हूँ, सारी बातें गौर से सुनो, पहले कुछ लिखना नहीं है। बच्चों आपको ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का 78। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, आपने उस पर रखना है। आपने इसको हीट करना है टिल 78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, जब आप इसको हीट करोगे 78 तक भी, तो क्या ये जो वेपर्स होंगे, ये सिर्फ एथेनॉल मतलब अल्कोहल के वेपर्स होंगे जिसको आप ये कहते हैं, या इसके अंदर बेटा वाटर के वेपर्स भी शामिल होंगे, ये तो बता दो। वाटर के भी होंगे, शाबाश, दोनों के होंगे ना भाई। वाटर की एवोपरेशन तो हर टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर पर भी हो रही होती है, तो ये तो 78 है। तो वाटर के वेपर्स भी होंगे, एथेनॉल के भी होंगे। अलबत्ता ये आप कह सकते हो ज्यादा किसके होंगे, ये बता दो चलो। एथेनॉल के होंगे। अच्छा बच्चों सुनो, ये वेपर्स जाएंगे जाएंगे ऊपर, इन ग्लास बीड्स के साथ हिट करेंगे, ग्लास बीड्स के साथ। ये ग्लास बीड्स यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर ये बताओ, ये वेपर्स जब ग्लास बीड्स के साथ जाकर हिट करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम ग्लास बीड्स का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, ये बता दो। कुछ टाइम के बाद ग्लास बीड्स का टेम्परेचर हाई तो हो जाएगा, एग्जैक्ट मुझे नंबर बताओ कितना हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बेटा, जो ग्लास बीड्स का टेम्परेचर है ये भी 78 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आप जो हीट कर रहे हो, हीट से जो वेपर्स बन रहे हैं, वो वेपर्स यहां जाकर हिट करेंगे ना, इन ग्लास बीड्स के अंदर से गुजरेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह। तो ग्लास बीड्स का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। सपोज करते हैं ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का वेपर है ये वाला। ये बेटा गया ऊपर, ये ग्लास बीड के साथ जाकर हिट करेगा। फिर बेटा यहां से ग्लास बीड्स में से पास करता जाएगा, ग्लास बीड्स में से पास होकर जा रहे हैं। पर ये मुझे बताओ, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास बीड के साथ हिट करेगा, तो क्या वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो वेपर है, क्या वो अपनी एनर्जी लूज भी करेगा और ट्रांसफर करेगा ग्लास बीड्स को, या नहीं करेगा बताओ। करेगा। बेटा जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस, क्योंकि वाटर के लिए बच्चों, वाटर ने अगर बॉयल होना है तो वाटर के लिए 100 डिग्री है टेम्परेचर। बेटा वाटर क्या करेगा, जब वाटर के वेपर्स गिलास बीड्स में से पास होंगे ना, तो वो एनर्जी लूज करते जाएंगे, लूज करते जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद पता है क्या होगा, इन गिलास बीड्स के अंदर जो वाटर के वेपर्स हैं, वो अपनी एनर्जी इतनी लूज करेंगे कि कंडेंस होकर दोबारा लिक्विफाई हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये जो वाटर के वेपर्स हैं, जब भी बीट के साथ हीट करेंगे एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है। तो हर हीटिंग पर, हर हीटिंग पर जो वाटर वेपर है उसकी एनर्जी लूज हो रही है, जिसकी वजह से वाटर वेपर कूल डाउन हो जाएगा और दोबारा लिक्विफाई होगा। तो आप कहेंगे एथेनॉल के साथ भी तो ऐसे ही होना चाहिए। तो सुनो,
बच्चों आपने कहा कि इसका टेम्परेचर 78 डिग्री हो गया, और यहां से जो बेटा एथेनॉल के वेपर्स हैं उसका टेम्परेचर भी 78 है। तो बताओ डिफरेंस इन टेम्परेचर है भी या नहीं है बेटा? डिफरेंस इन टेम्परेचर तो नहीं है ना, बीड्स का भी वही टेम्परेचर है, वेपर्स का भी वही टेम्परेचर है। तो लिहाजा अब बीड्स क्या अल्कोहल एथेनॉल के वेपर को कूल डाउन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे भाई। वाटर को कूल डाउन करेंगे क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। 78 डिग्री पर वो वाटर जो है बेटा, वो वाटर के लिए 78 डिग्री इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये जो आपका अल्कोहल है, जब ये बीड्स में से पास होंगे इस तरह, तो बीड्स का टेम्परेचर तो 78 है, तो लिहाजा हीट ट्रांसफर नहीं होगी, और आपका अल्कोहल क्या होगा? कंडेंस भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बीड इसको अलाउ करेगा पास कर ले इसमें से। क्यों अलाउ करेगा? बीड्स का टेम्परेचर 78 है, अल्कोहल 78 पर बॉयल होता है, तो बीड्स अलाउ करेंगे अल्कोहल को के पास हो जाए, वाटर को अलाउ नहीं करेंगे। वाटर शुरू में से पास होगा, लेकिन बीड्स में से जब पास होता जाएगा वाटर, तो अपनी एनर्जी लूज करके दोबारा लिक्विफाई हो जाएगा। तो अब बेटा क्या होगा, ये जो यहां पर आपका एथेनॉल पहुंचा, ये तो थर्मोमीटर के साथ पहले हिट करेगा, आपको यहां पर बेटा थर्मोमीटर की रीडिंग पता चल जाएगी, हाँ भाई 78 डिग्री इसका टेम्परेचर है। फिर क्या होगा, ये एथेनॉल जब इस कंडेंसर में आएगा बच्चों, तो ये कंडेंसर क्या करेगा? गैस को लिक्विफाई करेगा, क्योंकि यहां तो बेटा कोल्ड वाटर है या टैप वाटर है, तो यहां पर आपका एथेनॉल बेटा इधर आना शुरू हो जाएगा। तो देखो सिर्फ एथेनॉल इधर आ रहा है, लो बॉइलिंग। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो दूसरे बीकर में आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो उसी बीकर में रहेगा। अब बेटा मैं आपको यहां पर पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ा देता हूं चीजें, ठीक है? आसान सी चीजें, कोई मुश्किल तो है नहीं। ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बेटा मैं समझाता हूं यहां पर। देखो अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ बेटा, अभी अगर किसी को समझ नहीं आया तो भी समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, आपने आपने हीट द मिक्सचर इन द फ्लास्क अबाउट 78 डिग्री, ethanol began to boil, some water also evaporate, so a mixture of ethanol and water evaporate rises up the column। ये बात बेटा हमने की ना, कि दोनों के वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स क्या करेंगे, इस बीड्स में से पास होंगे। दूसरी बात, the vapors condense on glass beads in the column making them hot। शुरू में तो ये होगा बच्चों, क्योंकि ग्लास बीड्स अभी कूल डाउन है, दोनों वेपर्स कूल डाउन होकर कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएंगे। लेकिन जब बार बार ये वेपर्स ऊपर हिट करेंगे तो ग्लास बीड्स का टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद 78 हो जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा सुनो, when the beads reach about 78 degree, ethanol vapor no longer condense on them, only water vapor does, so water drips back into the flask। अब क्या होगा बेटा, जब बीट्स का टेम्परेचर 78 डिग्री हो जाएगा, तो ये बीट्स एथेनॉल को तो अलाउ करेंगे कि वो पास हो जाए, वाटर को कंडेंस करेंगे, और वाटर राउंड बॉटम फ्लास्क पे रह जाएगा, और जो लो बॉइलिंग लिक्विड है, लो बॉइलिंग लिक्विड बेटा वो क्या करेगा, वो आपका बीकर में आ जाएगा। प्योर लिक्विड एथेनॉल ड्रिप्स इनटू द बीकर, थर्मोमीटर रीड्स राइजेस। हाँ, जब सारे के सारा बेटा, जब सारे के सारा एथेनॉल यहां पर एवापोरेट हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर भी राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वाटर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, बीट्स का टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है ना? तो pure liquid or drips into the beaker, eventually the thermometer reading rises above 78 degree, a sign that all ethanol has gone। बेटा ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, कैसे पता चलेगा आपको कि सारा एथेनॉल कंडेंस हो गया है और दूसरे बीकर में चला गया है? थर्मामीटर की रीडिंग जैसी 78 से ऊपर आएगी तो ये साइन होगा कि ऑल एथेनॉल हैज गॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी से मिलता जुलता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी है भाई, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा, वो भी जरा मैं आपको दिखाता हूं। सेम टेक्निक है। अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूं, एयर। बच्चों ये मुझे बताओ एयर के, चलो उसी के साथ बताता हूं। अच्छा बेटा ये एक चीज पहले लिख लो, फॉसिल फ्यूल्स आर पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है बेटा, अब ये जो पेट्रोलियम है ना, ये बनता किससे है बेटा?
जरा देखो, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of dead organism that fell to ocean floor. High pressure slowly converted them to petroleum over millions of years. अच्छा बच्चों, इसलिए हम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ही होता है बेटा, क्रूड ऑयल इज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इज पेट्रोलियम बच्चों। ये तो नहीं समझते ना आप लोग, पेट्रोलियम इन पेट्रोल, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर भाई। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आप सेपरेट करते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कौन कौन सी चीजें हैं ये सुन लो भाई। ये देखो बच्चों, पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीजें। अब पहले तो ये देखो ना, ये डायग्राम बेटा, ये है, ये भी एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का apparatus है इंडस्ट्रियल लेवल पर। पता है आपको क्या करना है बेटा, आपको ये क्रूड ऑयल जो है ना बेटा, यहां पर इन करना है। ये देखो, यहां क्रूड ऑयल आप इन करोगे, ठीक है, और इसको आप हीट करोगे बेटा, इसको आपने हीट करना है। अब क्रूड ऑयल में ये सब चीजें हैं, सुनो जरा गौर से। रिफाइनरी गैस है, जो बेटा जिसमें कार्बन 1 से 4 तक होंगे। पेट्रोल है, गैसोलीन जिसमें कार्बन 5 से 6 होंगे। नेफ्था है 6 to 10। पैराफिन या केरोसिन 10 to 15। डीजल ऑयल है 15 to 20। फ्यूल ऑयल है 20 to 30। लुब्रिकेटिंग फ्रैक्शन है 30 to 40। बिटुमेन है C50। ये सब चीजें बेटा, नहीं आपको ये कार्बन नंबर याद नहीं करने बेटा, सिर्फ मैक्सिमम याद करने, तो ये याद कर लीजिएगा बस। यूजेस अलबत्ता याद करने, हर एक का एक एक यूज आना चाहिए, हर एक का। बच्चों, अब ये क्रूड ऑयल में या पेट्रोलियम में ये सब चीजें होती हैं, आप इसको सेपरेट करना चाहते हो, तो बताओ अभी क्या पढ़ा है आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। जो चीजें सेपरेट होती हैं वो किस बेस पर होती हैं, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होने की बेस पर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, वो आपको सबसे ऊपर मिलेगी। देखो बेटा, जब आप इसको हीट करोगे क्रूड ऑयल को, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे ऊपर मिलेगी। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको कंडेंस करना आसान होगा मुश्किल होगा, चलो ये बताओ, ये सोचो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको कंडेंस करना आसान है मुश्किल है। दो बच्चों ने ठीक आंसर दिया, दो ने गलत दिया, तीन ने गलत दिया। मुश्किल होता है बच्चों, आसान नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो। यहां हमारी गैसेस हैं रूम में, रूम में गैसेस है ना बच्चों। इन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट हाई है लो है, ये बताओ। इन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट हाई है लो है, लो है, लो है ना, मतलब माइनस में है ना भाई। इनको कंडेंस करना आसान होगा मुश्किल होगा, इन गैसेस को लिक्विफाई करना आसान है मुश्किल है, ये बताओ। बहुत मुश्किल होता है भाई। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं ना बच्चों, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम, उनको कंडेंस करना मुश्किल होता है। तो देखो ना बेटा, ये जो रिफाइनरी गैसेस हैं ये कंडेंस ही नहीं हुई, ये सबसे ऊपर आपको मिलेंगी, ये कंडेंस नहीं होती, सबसे ऊपर मिल रही है।
ठीक है। और बच्चों, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उनको कंडेंस करना आसान है बच्चों। वाटर को ले लो, चलो वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था बच्चों बताओ? 100 डिग्री। देखो इस कंडेंसर में वाटर कंडेंस हो गया था ना बेटा, वाटर कंडेंस हो गया था ना यहाँ पर। ठीक है ना, वाट मतलब इस वेपर्स, ये जो वाटर वेपर्स थे ये आराम से कंडेंस हो गए थे। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन आसान होती है, ठीक है ना, वो उसमें आसानी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाती है। अच्छा बच्चों, आपने यहाँ की ये बात याद रखनी है कि अभी जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम में रिफाइनरी गैस होती है, गैसोलीन होता है, नेफ्था होता है, पैराफिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग, बिटुमेन। क्या याद करना है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा टॉप पर, क्योंकि वो कंडेंस ही नहीं हो रहा भाई, वो कंडेंस नहीं हो रहा, वो ऊपर जाता जाएगा। ये जो आपको कैप्स नजर आ रही है बेटा, ये कैप्स, ये असल में कंडेंसर है। ये कंडेंस करती हैं, ये कंडेंस करती हैं। ठीक है। तो लेकिन बेटा क्योंकि जो गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कंडेंस मुश्किल से होगी, तो लिहाजा आप देखोगे कि यहां से ये निकलती जाएंगी, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो उतना ही नीचे आपको मिलेगा। जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नीचे मिलेंगे, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आपको फ्रैक्चरेटिंग कॉलम में ऊपर मिलेंगे। एक तो ये बात वो पूछता है। दूसरा बच्चों, आपको रिफाइनरी गैस का एक यूज, गैसोलीन का एक यूज, नेफ्था ये तो पूछता है बेटा, फीड स्टॉक, स्टार्टिंग पॉइंट और फीड स्टॉक फॉर मेनी केमिकल, फीड स्टॉक रॉ केमिकल के तौर पर, पैराफिन, एयरक्राफ्ट, डीजल ऑयल ये बेटा याद करोगे, फ्यूल ऑयल, पावर स्टेशन, लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर कार इंजन मशीनरी, और बिटुमेन रोड सर्फिस के लिए। बेटा देखो, अगर आएगा ना तो आपसे पार्ट्स में पूछेगा, ये पूछ सकता है बेटा कि बताओ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो टॉप पर फ्रैक्शन आ रहा है वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो होगा, ये पूछ सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो सेपरेशन हो रही है वो किस बेस पर हो रही है, तो आप बताओगे डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें पूछेगा। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ, ये जो एयर होती है, एयर, एयर में भी तो गैसेज है ना, उनको कैसे सेपरेट करोगे भाई? एयर में जो गैसेज हैं उनको कैसे सेपरेट करोगे बच्चों? जी बेटा, अगर इस तरह वो कहे कि हाउ टू गेट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर, पता है आपने क्या कहना है? आंसर लिख रहा हूं, आपने लिखना है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। पता है क्या करोगे बेटा? पूरी एयर को पहले लिक्विफाई करोगे। एयर को क्या करोगे बच्चों? पहले लिक्विफाई करोगे, फिर उस लिक्विड एयर को यहां भेजोगे, और लिक्विड एयर को जब हीट करोगे तो जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो गैस सबसे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो जब अगर आपने एयर के अंदर सेपरेशन करनी है, क्योंकि एयर भी मोर देन वन कंपोनेंट का मिक्सचर है ना, तो जब एक से ज्यादा चीजें हो ना बेटा सेपरेट सेपरेट करने के लिए, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करो। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आपने जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल डालना है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। देखो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, पहले आप लिक्विड एयर को लेके जाओगे और फिर लिक्विड एयर को आपने बॉईल करना है, तो फिर बेटा वो आपको डिफरेंट चैम्बर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है एक। अच्छा बेटा, अब आ जाओ लास्ट सेपरेटिंग टेक्निक, फिर उसके बाद हम पास पेपर्स करेंगे, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये टेक्निक नंबर कौन सी होगी भाई? थर्ड ये थी, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ है बेटा।
ये ए लेवल्स में भी दोबारा रिपीट होती है बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको किस लिए यूज करते हैं बेटा, मैं पहले इसकी यूज लिखता हूं। इट इज यूज, अच्छा पहले इसका नाम तो लिख दें, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज यूज to identify a substance, to separate a mixture of substances, including dyes। डाई सेपरेशन भी बेटा इसी के अंदर आएगी। इट इज यूज टू purify a substance by separating it from its impurities। ये तीन काम बेटा याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूं शॉर्टकट। पहली चीज, ये जो टेक्निक है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपको बताएगी कि ये जो अननोन कंपाउंड है ये क्या है, इसका नाम क्या है भाई, उसका नाम बताएगी। ये ग्लाइसिन है, ये एलिनीन है, ये क्या है। बेसिकली अमाइनो एसिड्स को भी सेपरेट करती है ना ये। इट सेपरेट्स द अमाइनो एसिड या डाइज। ठीक है। तो जहां पर बेटा इस तरह का क्वेश्चन हो ना, कि मैंने यहां लिख तो दिया है डाई सेपरेशन, अमाइनो एसिड सेपरेशन भी लिख देता हूं। ये तो इसके वो है ना स्पेसिफिक। जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछे ना भाई ये डाइस को सेपरेट करना है, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करना है, आंखें बंद करके कह दे बस पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब एक तो ये बेटा सेपरेशन करती है, दूसरा सेपरेट करने के बाद जो अमाइनो एसिड्स होंगे, जो डाइज होंगे, उनका नाम भी बताएगी भाई किसका नाम क्या है। और तीसरा ये बेटा प्यूरिफाई भी करती है। तो सारा प्रोसेस जरा समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे काम करेगी। ठीक है, पहले सिंपल सी एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। बेटा आपने ये करना है स्टूडेंट्स, पहले तो एक सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, कोई भी हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। मैं हेक्सेन ले लेता हूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेटा फिल्टर पेपर लेके ना, फिल्टर पेपर बच्चों, फिल्टर पेपर लेके ना यहां पर आपने इसको डिप करना है। ये आपका फिल्टर पेपर है बच्चों। ऊपर से बेटा इसको क्लोज करना है, यहां एक हुक सी लगा देनी है, इस तरह हैंग करना है इसको। अब सुनो मेरी बात गौर से, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेड पेंसिल से, लेड पेंसिल से जो सिक्के वाली पेंसिल है, उससे आपने पहले, ये तो अभी लगा दिया ना, लगाने से पहले आपने क्या करना है बच्चों, जो आपके पास ये इस तरह का होगा ना ये पेपर, फिल्टर पेपर, बेटा लेड पेंसिल से ना यहाँ निशान लगाओ ऐसे, लाइन विद पेंसिल। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। और बच्चों आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ रेड इंक, ब्लू इंक। दो इंक्स का ना मिक्सचर था, रेड और ब्लू को आपने मिक्स कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता। आपके पास बेटा रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर है, रेड इंक का और ब्लू इंक का। आपने उनको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद आपने एक बच्चे को कहा है भाई बताओ इसमें कौन से दो इंक्स के कलर्स हैं। तो बच्चा क्या करेगा, जिसको आपने ये मिक्स करके दिया है ना, वो बच्चा क्या करेगा, एक पहले फिल्टर पेपर काटेगा इस तरह का, पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर वो क्या करेगा बच्चा, एक लेड पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेगा इस तरह।
फिर बेटा वो बच्चा क्या करेगा कि एक छोटा सा ड्रॉप उस सैंपल का इधर लगाएगा। ये सैंपल है बेटा। अब देखो, आपने जब इसको हैंग करना है, अब सुनो, ये करने के बाद आप इसको हैंग करोगे अंदर। बेटा जब आप इसको हैंग करना है ना, तो जो लेड पेंसिल से निशान लगाया हुआ है ना आपने, वो इसके अंदर डिप नहीं कर देना, कहीं डिप नहीं करना है इसमें, नहीं। जो लेड पेंसिल से बच्चों आपने निशान लगाया है, वो सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। और जो सैंपल है ना बच्चों, वो भी वो भी बच्चों लेड सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए। डिप क्या होना चाहिए? एक टिप। देखो ना, आपने थोड़ी सी टिप इस फिल्टर पेपर की डिप की है। जिस तरह देखो, ये मेरे पास टिश्यू है ना, मैं इस टिश्यू पेपर के ऊपर बच्चों, इस टिश्यू पेपर का अगर मैं इतना सा पार्ट वाटर में डालूं, ये पार्ट, तो वाटर ऊपर तक चला जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ जरा। जाएगा। वाटर ट्रेवल करेगा ऊपर तक। अगर मैं ये बेवकूफी करूं कि बच्चों, अगर मैं इस तरह कर दूं, देखो, कि ये इतना डिप कर दूं भाई, ये सारा वाटर में डिप कर दूं, यहां देखो जरा इधर। अगर मैं ये सारा वाटर में डिप कर दूं, तो भाई क्या होगा? ये जो इंक्स वगैरह हैं, ये इधर वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी नहीं। जो आप काम कराना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सैंपल होगा और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये पेंसिल से होनी चाहिए। अभी रीजन भी बताता हूं क्यों। ये आपका सैंपल बेटा। अब पता है स्टूडेंट्स क्या होगा? मैंने आपको कहा ना, इस तरह ये टिश्यू पेपर आप वाटर में डालो तो वाटर राइज करेगा इसमें। इसी तरह बेटा, ये जो सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट राइज करेगा ऊपर। ये सॉल्वेंट राइज करेगा बेटा यहां से। ये सॉल्वेंट बेटा राइज करेगा इस सैंपल में से। पहली बात सुनो, अगर मैं ये लाइन पेंसिल से ना लगाता, पेन से लगाता, किसी इंक पेन से, तो भाई उस इंक पेन ने भी वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाना था। बच्चों की बात बताओ, अगर मैं ये लाइन पेंसिल से ना लगाता, किसी इंक पेन से लगाता, तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हेक्सेन, इस इंक को अपने साथ ऊपर लेके जाता है? बिल्कुल लेके जाता बेटा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो इंटरफेयर ना करे। वो मैंने लाइन विद पेंसिल, सैंपल बेटा सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं करना। अब ये बात मुझे बताओ कि जो दो इंक्स हैं, रेड इंक है और ब्लू इंक है, आप लोग क्या समझते हो कि क्या दोनों की सॉलिबिलिटी हेक्सेन में एक जितनी होगी, या आप समझ रहे हो डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी ना। अब हम एज्यूम करते हैं बेटा, हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए थोड़ा। मैं कहता हूं रेड इज, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं, रेड इज मोर soluble in hexane देन ब्लू। बेटा मैं अगर ये एज्यूम करूं कि रेड मोर सॉल्युबल है ब्लू के मुकाबले में, तो बच्चों ये बात आप मानते हो या नहीं कि जो हेक्सेन है, ये जब यहां से गुजरेगा, तो इस ब्लैक स्पॉट सैंपल में से रेड को अपने साथ ज्यादा ऊपर ले जाएगा। और ब्लू को मैं कह रहा हूं बच्चों कि ब्लू जो है ना, ब्लू जो है बच्चों, वो लेस सॉल्युबल है, लेस। तो मतलब उसका इंटरेक्शन हेक्सेन के साथ कम है ना, वो हेक्सेन के साथ ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी भाई, वो नीचे ही रहेगी ऐसे। और आपने बच्चों सॉल्वेंट को यहां तक रन करवाना है, कहां तक? बिल्कुल टॉप पे ना लेके जाइएगा ना, वो तो फिर स्पॉट्स भी चले जाएंगे। बस यहां तक रन करवा लीजिए। आपको नजर आ रहा होगा कि अभी कितना वेट हुआ है, यहां तक रन करवाएं। अब पता है क्या करना है बच्चों? अब स्टूडेंट्स, आपने इसको, अब आपने यहां से बाहर निकालना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको आप कहेंगे कि दिस इज द क्रोमेटोग्राम। बेटा वाटर ले लो, मैंने तो अपनी तरफ से हेक्सेन लिया है, जो मर्जी ले लो सॉल्वेंट। अच्छा, ये अब आपके पास ड्राई करने के बाद इसको आप क्रोमेटोग्राम बोलोगे। अब बेटा आपने आरएफ निकालना है। आरएफ क्या होता है बेटा? आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इससे बनता है रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको आरएफ ही बस जेन में रखना है। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बच्चों।
अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा। क्या कह रहा है बच्चा? अच्छा बेटा, मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले लिख दूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। बेटा, आपने ना स्केल लेना है, स्केल। और स्केल लेकर बच्चों, आपने इस डिस्टेंस को मेजर करना है। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। ठीक है ये। तो आप ये कीजिएगा स्टूडेंट्स, कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट फ्रंट भी इसको बोलते हैं। और बेटा फिर आप जिसकी आरएफ निकालना चाह रहे हो, रेड की निकालना चाह रहे हो, तो फिर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखोगे कितना आ रहा है बेटा। ब्लू वाले की निकालना चाह रहे हो तो ब्लू का देखोगे, और फिर वैल्यूज पुट करोगे इसमें। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी इसका पास पेपर करेंगे तो आपको समझ आएगी बेटा। मैं इसका पास पेपर आपको पहले करवाता हूँ, ताकि आपको ये तो समझ आए ना कम से कम। तो एक मिनट बच्चों, मैं एक क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा। नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। वो क्वेश्चन बड़ा मजे का है। क्यों नहीं आया क्वेश्चन भाई? एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहीं से देख लेते हैं, जल्दी से आ जाएगा। ये बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। वेट 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 वेट। साथ में अटैच ही कर देता हूँ ना आके। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब जरा क्या। अच्छा बेटा, बाज दफा ऐसे होता है, सुनो। बाज दफा ऐसे होता है, इस तरह आपके अमाइनो एसिड्स हो गए ना, ये तो देखें डाइस, ये तो थे इंक्स। ये क्या थी? इंक्स थी। बाज दफा आप जिनको सेपरेट कर रहे होते हो वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। इस तरह अमाइनो एसिड डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं। मुझे ये बताओ, क्या अमाइनो एसिड्स कलरलेस होते हैं, कलरफुल होते हैं? ये बता दो। अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस और कलरफुल, कलरलेस होते हैं। तो भाई वो तो विजिबल ही नहीं होंगे, ये तो चलो इंक्स थी, ये तो नजर आ रही हैं आपको। अमाइनो एसिड्स तो कलरलेस हैं, उनको कैसे देखेंगे कि कहां पर है आपके अमाइनो एसिड? तो इसके लिए आप यूज करते हैं लोकेटिंग एजेंट।
आपके सिलेबस में बड़ा क्लियर लिखा है कि बच्चों को लोकेटिंग एजेंट का नाम याद रखना लाजमी नहीं है, लेकिन आप लोगों को नाम पता होगा निन हाइड्रिन, लेकिन नाम याद करना लाजमी नहीं है बेटा। लोकेटिंग एजेंट से आप क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पूरे क्रोमेटोग्राम के ऊपर, तो जहां अमाइनो एसिड होगा वो ग्लो करेगा, आप फौरन मार्क कर लेंगे कि अच्छा ये है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस्टर्स कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी, द फॉलोइंग शोज अ क्रोमेटोग्राम ऑफ प्लांट एसिड्स। ये बेटा सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन है, ये देखो यहां तक उसने किया है, ये आपका सैंपल था, सैंपल 1 सैंपल 2, क्रॉस रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ स्पॉट, एक स्पॉट ये है बेटा, एक स्पॉट ये है। एन एस्टर वाज यूज एज अ सॉल्वेंट एंड क्रोमेटोग्राम वाज स्प्रेड विद ब्रोमोथाइमोल ब्लू, स्प्रे किया गया है। व्हाई इट वाज नेसेसरी टू स्प्रे द क्रोमेटोग्राम, बेटा क्यों आपने क्रोमेटोग्राम को स्प्रे किया है, इसलिए किया होगा भाई कि टू मेक दी कलरलेस स्पॉट्स विजिबल, टू मेक दी कलरलेस स्पॉट्स विजिबल। तो बच्चों बेटा स्पेसिफिक लोकेटिंग एजेंट नहीं है आपके सिलेबस पे ना, हर हर एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट लोकेटिंग एजेंट यूज होगा, आप कितने याद करोगे, ठीक है ना। अलबत्ता अमाइनो एसिड्स के लिए बहुत ही फेमस है, वो भी याद नहीं करना आपने, उसका नाम है निन हाइड्रिन, लोकेटिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन अमाइनो एसिड्स टू मेक देम विजिबल। अच्छा बच्चों, तो यहां पर वो ये कह रहा है कि आपने क्यों स्प्रे किया भाई, वो इसलिए स्प्रे किया ताकि ये जो कलरलेस स्पॉट है ये थोड़े से विजिबल हो जाए। फिर देखो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, फिर ये है जी, नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय टर्म आर एफ वैल्यू ऑफ अ सैंपल। बट इसका आपने फॉर्मूला लिखना है बस, सिंपल, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट या सॉल्वेंट फ्रंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। फिर कहते हैं बेटा कैलकुलेट आर एफ वैल्यू ऑफ द टू सैंपल एंड यूज द डाटा इन द टेबल टू आइडेंटिफाई द प्लांट एसिड। बेटा सैंपल 1 और सैंपल 2 दोनों की आर एफ वैल्यू निकालो, भी निकाल लेते हैं, मुश्किल नहीं है ये, देखो बच्चों मैं भी निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालनी है अपनी। सैंपल 1 की निकालते हैं बेटा, स्केल है मेरे पास इधर, ये है जी स्केल। ओहो बेटा ये देखिएगा जरा, ये आपका आ गया जी, ये 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले मैं सैंपल देख रहा हूँ बेटा, इसका सॉल्वेंट फ्रंट देख रहा हूँ, तो बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आंसर ठीक आए। बेटा ये देखिएगा जरा, 1 मिनट, नहीं हिल गया है सबर, इसको थोड़ा और विजिबल करते हैं, और यहां से करते हैं ऐसे। पर ये कितना आ रहा है जरा आप पढ़ेंगे, कितना आ रहा है भाई ये, 5 और 5.8 आ रहा है बेटा, सॉल्वेंट फ्रंट आ रहा है 5.8। सैंपल कितना आ रहा है बेटा, सैंपल, इसका हमने साइज नहीं चेंज करना बेटा पेज का, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। ये देखना बच्चों, ये आ रहा है जी आपका 1.5 1.6 तकरीबन बेटा,
जो सॉल्यूट है वो 1.6 आ रहा है। तो अब आर एफ वैल्यू निकालें सैंपल वन की बेटा। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट। सॉल्यूट आ रहा है बेटा 1.6, सॉल्वेंट आ रहा है 5.8। जरा डिवाइड करो, डिवाइड करो बच्चों। अगर तो हमने सही जो है ना स्केल ने काम किया, 1.6 डिवाइडेड बाय 5.8, उसके राउंड अबाउट भी हम देख लेंगे। ये आ रहा है बच्चों तकरीबन 0.275। चेक करते हैं 0.275 किसी का है या उसके आसपास कोई भी हुआ। 0.2। फिर निकालते हैं बेटा। ये नहीं, ये सही नहीं आया, इसको फिर निकालते हैं कि क्यों सही नहीं आ रहा भाई। अब जरा देखते हैं बेटा। अब जरा करते हैं, एक मिनट स्केल दोबारा यूज करते हैं यहाँ पर। असल में ना ये बहुत पुराना पेपर है। अब जो नए नए पेपर है ना उसमें ये स्टाइल है बेटा। यहाँ पर स्केल बनाया होता है उसने, पता है, इस तरह करके वो स्केल बनाया होता है, बड़े आसानी से आप आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन चलो दोबारा ट्राई करते हैं एक दफा। एक सैंपल टू देखते हैं, चलिए सैंपल टू बेटा देखते हैं, एक मिनट। ये तो उतना ही होगा। इसका ये देखते हैं ना, हमने कितना निकाला है इसका। सॉल्वेंट फ्रंट कितना निकाला था बेटा हमने? जी आपको स्केल भी नहीं दिख रहा यहाँ से। चले, चले बेटा इसको हम ना यहाँ पर अब ये पॉसिबल नहीं है जब तक पेपर आपके पास हार्ड फॉर्म में ना हो। मैं आपको एक चले वैल्यू बताता हूँ ताकि अगर आप सैंपल वन का करें बेटा और थोड़ा सा इसको बेहतर करके, सैंपल वन, तो इसका आर एफ वैल्यू ये आ रही है 2.1 डिवाइडेड बाई 8.5। तो भी 0.24 के आसपास आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये टारटारिक एसिड है। ठीक है, 0.22 लिख देते हैं चलो, क्योंकि उसी के करीब आ रहा है टारटारिक एसिड। तो ये ऐसे करना है बच्चों। अच्छा उसने ये रेंज दी हुई है भाई हमारी, लेकिन रेंज से भी बाहर आ रहा था ना, 0.27 पे जा रहा था। चले, अच्छा बच्चों इसी तरीके से जरा अब बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये लें जी बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है। ये जी कह रहे स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम लिक्विड एयर। जी बच्चों, लिक्विड एयर से आपने ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर बच्चों ये कह रहा है यहां पर कि सेपरेट द इंडिविजुअल डाइज इन इंक क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रोड्यूस एथेनॉल फ्रॉम सिंपल शुगर। ये तो भाई ऑर्गेनिक में चला गया है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एक्वा सोडियम क्लोराइड। ये किया हमने बेटा। सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, बताओ कहां से आई ये? डिस्टिलेशन। सेपरेट द प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड एक्वा सोडियम नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान है, बताओ जल्दी से बच्चों। फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये नीचे उसके मार्क्स स्कीम भी है। और करते हैं बेटा एक और। अजान हो लेने दे बेटा, अजान हो रही है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, कह रहे हैं कि एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज प्योरिटी एंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ विच मस्ट बी प्योर। क्या चीज आपकी डेली लाइफ में ऐसी है जो आप कहते हैं बिल्कुल प्योर हो भाई, तब होगा मजा। वाटर प्योर हो तो फायदा नहीं है, उसमें तो मिनरल्स होते हैं बच्चों, वाटर में मिनरल्स होने चाहिए। प्योर वाटर तो फायदेमंद नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हम तो मिनरल वाटर यूज करते हैं। वैक्सीनेशन नहीं भाई, क्या हो गया है भाई? मेडिसिन या फूड, मिल्क, आप मिल्क हो या कोई फूड हो या मेडिसिन कह दें, ड्रग्स ज्यादा अच्छा है ना। ड्रग्स जितनी मेडिसिन आप चाहते हैं प्योर हो, साइड इफेक्ट ना हो, ताकि इसमें कोई और कंपोनेंट ना हो। A list of technique used to separate mixture is given below. Chromatography, crystallization, diffusion। अच्छा, डिफ्यूजन बेटा एक सेपरेटिंग टेक्निक है, सुनो बेटा। डिफ्यूजन भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है। भला कैसे? दो गैसेस हैं, एक हैवी है और एक लाइटर है। क्या दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगी बताओ? डिफ्यूजन में दो गैसेस अगर मूव कर रही हैं, एक हैवी और एक लाइटर, लाइटर गैस ज्यादा आगे जाएगी, हैवी गैस लो जाएगी, तो सेपरेशन होगी ना। From the list, choose this most suitable technique to separate the following: water from sea water। वाटर आपने रिमूव करना है फ्रॉम सी वाटर से। डिस्टिलेशन। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि सर हम कोई सॉल्ट वाटर में डालें तो वो क्या होगा? बेटा मेरी बात सुनो। अगर तो अगर तो किसने क्वेश्चन किया ये? जैनब। बाज दफा आप वाटर के अंदर कोई सॉल्ट डालते हैं, जिस तरह के सोडियम ऑक्साइड, वो वाटर से रिएक्शन कर जाता है भाई, तो वो तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, देन वो केमिकल प्रोसेस है नहीं है, वो फिजिकल प्रोसेस है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप Na2O डालो ना वाटर में, ये NaOH बन जाएगा भाई। Na2O आपने वाटर में डाला तो 2NaOH बन गया ना। तो एक नई चीज बन गई या नहीं बन गई? तो ये केमिकल है, ये केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन बाज दफा ये होता है, आप NaCl को वाटर में डाल रहे हो, Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, कोई नई चीज बनी नहीं है भाई, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई नई चीज नहीं बनी, वाटर एवोपरेट करेंगे पीछे आपके पास 12 बच के। तो डिपेंड करता है कि आया वाटर रिएक्शन करके कोई नई चीज बना रहा है, नई चीज बना रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस होगा। अच्छा बच्चों, हीलियम फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन। बच्चों अभी आपको एक आइडिया दिया कि जो आपके पास गैसेस है ना, अगर डिफरेंट मैसेज की, तो उसके अंदर आप डिफ्यूजन से भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये दो गैसेस हैं, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हो, दोनों को लिक्विफाई करो और फिर दोनों को हीट करके वो करो। तो आप इसको डिफ्यूजन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। डिफ्यूजन या फ्रैक्शनल, क्योंकि बेटा गैसेस हैं इनके, दोनों गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब ही होंगे। एथेनॉल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड प्रोपानॉल। जी बच्चों, अब देखो ना, मैंने आपसे कहा है, ये देखो, ये दोनों अल्कोहल्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट में दोनों लिक्विड्स हैं। भाई जब आप दो लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हो तो यू यूज दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर फर्स्ट वाले में फिल्ट्रेशन नहीं होगा। बेटा सी वाटर है ना, वाटर में सॉल्युबल है, फिल्टर करोगे तो वाटर भी पास, सोडियम क्लोराइड भी पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। वो तो वहां पर होता है ना कि कोई इनसॉल्युबल चीज होती, फिर आप फिल्ट्रेशन करते हैं ना। बेटा एथेनॉल और प्रोपानॉल दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों को सेपरेट करना चाहते हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी करीब करीब हैं, तो लिहाजा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर, याद रखो ना, लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। आप कहेंगे सर यहां कौन से लिक्विड्स? तो भाई जब गैसेस को सेपरेट करना होता है तो गैसेस को पहले आप लिक्विड्स में लेके जाते हो। मैंने कहा था ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो जब दो लिक्विड्स होंगे, उनको सेपरेट करना होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आयरन फिलिंग फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड वाटर। हाँ बच्चों ये देखो, अब ये जो बच्चा कह रहा था ना फिल्ट्रेशन, तो अब वो कहे भाई आयरन है वो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता ना, या हो जाता है? नहीं होता, तो इसके लिए फिल्ट्रेशन करनी है। A mixture of two amino acid, glycine and alanine। A mixture of two amino acid बच्चों, ग्लाइसिन एंड एलानिन। क्रोमेटोग्राफी, अमाइनो एसिड्स के लिए क्रोमेटोग्राफी, याद रखिएगा। इसकी मार्क्स स्कीम नहीं है, मैं मार्क्स स्कीम इसकी लगा देता हूँ साथ में।
एक और क्वेश्चन पहले पहले इसमें ऐड करता हूँ, फिर लगाता हूँ मार्क्स स्कीम से। सॉरी, ये पहले इसकी मार्क्स स्कीम और साथ में क्वेश्चन भी, ये भी देख ले। तो ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू वुड ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ कॉपर टू सल्फेट 5 वाटर, मतलब ये बेटा ये आपने प्योर करना है, ये आपने ऑब्टेन करना है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कॉपर टू सल्फेट विद कॉपर टू ऑक्साइड यूजिंग, हाँ आपके पास बच्चों कॉपर टू सल्फेट है और आपके पास बच्चों कॉपर ऑक्साइड का मिक्सचर है। आपने इसको सेपरेट करना है, कैसे करें भाई? जी बेटा मॉक आज भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। कैसे सेपरेट करें इसको? तो बच्चों आपको पता है कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है? वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी दोनों सॉलिड्स है ना, अभी दोनों सॉलिड्स हैं। पहले वाटर में डालोगे, ये इनसॉल्युबल है, और ये बेटा सॉल्युबल इन वाटर है। तो बच्चों क्या करोगे, पहले तो आप वाटर डालो ना। वाटर डालोगे तो इससे तो जान छूट गई, कॉपर ऑक्साइड नीचे बैठ गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, कॉपर ऑक्साइड को फिल्टर किया। लेकिन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे बच्चों? जी बेटा याद रखना है उबैदुल्ला, कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ये भूल गए हो ना, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, ये तमाम वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये इस तरह पता चलेगा। तो बच्चों अब आपने ये काम किया कि वाटर में डिसॉल्व किया, कॉपर ऑक्साइड नीचे बैठ गया, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो गया, कॉपर ऑक्साइड को फिल्टर कर लिया, फिर भाई आपने वो सारा क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस करना है, तब आपको प्योर सैंपल मिलेगा कॉपर टू सल्फेट का। ये देखो मार्क्स स्कीम देख लो, डिसॉल्विंग इन वाटर, फिर फिल्ट्रेशन, फिर एवापोरेशन, फिर अलाउ टू लीव कूल, देन क्रिस्टलाइजेशन, और जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे फिर उसको फिल्टर करना है आपने बेटा, ठीक है? मैं एक और क्वेश्चन भी अटैच कर रहा हूं, वो आप लोग खुद कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने पेयर में दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं अटैच कर देता हूँ, मार्क्स स्कीम भी लगा देता हूँ साथ में। ये अभी समझा देता हूँ बेटा ये। अब सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके पास डिस्क्राइब हाउ टू सेपरेट द फॉलोइंग इन ईच एग्जांपल, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर यूज एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड वर्क। कॉपर पाउडर फ्रॉम अ मिक्सर कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक पाउडर। बस बेसिकली ये कह रहा है कॉपर और जिंक पाउडर है बच्चों, और इसमें आपने कॉपर पाउडर को सेपरेट करना है। बताओ क्या करेंगे? अमान आमिर कह रहे हैं सर अगेन व्हाई वुड फिल्टर। सर नहीं याद किया हुआ ना, जब याद नहीं करते तो इस तरह के क्वेश्चन करते हो। देखो जब स्टेप्स याद नहीं किए होंगे ना, फिर ये क्वेश्चन होंगे। बताओ, जब यहां पर ये क्रिस्टल्स बनेंगे तो सेपरेट करोगे नहीं करोगे बच्चों? हाँ, जब ये क्रिस्टल्स बनेंगे तो उसको फिर फिल्ट्रेशन करोगे। अच्छा, अब बेटा दोबारा आ जाओ, मुझे ये बताओ कॉपर और जिंक को कैसे सेपरेट करोगे? इंटरेस्टिंग है ये, कॉपर जिंक को कैसे सेपरेट करोगे भाई? मुझे ये बताओ, क्या कॉपर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है? अगर नहीं याद तो सीरीज याद करो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। भाई कॉपर नीचे आ रहा है, कॉपर ऊपर एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो पता है क्या करो, कॉपर और जिंक है, दोनों में एसिड ऐड कर दो, H2SO4। तो क्या बनेगा भाई आपके पास, यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा, सॉरी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। कॉपर नीचे बैठा रहेगा भाई, ये कॉपर नीचे बैठा रहेगा, कॉपर रिएक्शन ही नहीं कर रहा ना, कॉपर विल नॉट रिएक्ट। फिर इसको फिल्टर कर लो,
कह रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, डिफ्यूजन से भी कर सकते हो। फिर कह रहा है ग्लाइसिन और एलानीन को कैसे सेपरेट करोगे भाई? कह रहा है ग्लाइसिन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द टू अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन हैज लोअर आरएफ वैल्यू। पता है क्या मतलब है बेटा इसका? ये होता है ना आपका इस तरह। पर मुझे ये बताओ, एक आपका ग्लाइसिन है और एक एलानीन है। बेटा जो कम ट्रेवल करेगा ना, जो कम ऊपर जाएगा, उसकी आरएफ वैल्यू भी कम होगी। तो कह रहे ग्लाइसिन हैज लोअर आरएफ वैल्यू। और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्लाइसिन ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि ग्लाइसिन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एंड एलानीन, ग्लाइसिन हैज लोअर आरएफ वैल्यू। मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया है। तो कह रहा है कि प्रोसीजर क्या होगा भाई? क्रोमेटोग्राफी होगा, आपने क्रोमेटोग्राफी यूज करना है और लुकेटिंग एजेंट यूज करना है बेटा। लुकेटिंग एजेंट, जी बिलाल ठीक कह रहे हो, लेस सॉल्युबल भी होगा। ठीक है, और ये देखो बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट करना है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। पर आपके पास ये है MgOH होल ट्वाइस और जिंक हाइड्रोक्साइड है। इनको सेपरेट करना है बेटा। ये सॉलिड स्टेट में क्या करें? ये भी मुश्किल है, ये आप लोगों से नहीं होगा, गारंटी है। कर लो, बताओ जरा। इन दोनों को सेपरेट करना है, क्या करें? थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अब एक आइडिया दे देता हूं आपको। जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जिस तरह जिंक ऑक्साइड, इस तरह जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। पता है क्या करना है बच्चों? अगर तो आप कहते हो ना कि मैं कोई एसिड डालता हूं ऊपर से, अगर आप कहते हो मैं कोई एसिड डालता हूं, तो बच्चों एसिड तो दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। अगर आप डालते हो यहां पर कोई अल्कली, NaOH, अल्कली डालो, तो भाई ये NaOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो नहीं करेगा, लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड से कर जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप इस तरह सेपरेट कर लोगे बेटा। ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर। तो ये आपका बेटा सेपरेटिंग टेक्निक खत्म हुआ है। आप लोगों में से बेटा, मैं आप लोगों को ना गूगल क्लासरूम का एक लिंक सेंड करता हूँ। आप लोग फिलहाल मेटल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है, मेटल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, वो कम से कम खुद भी सुन लें। मैं भी करवा दूंगा, लेकिन खुद सुन लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग की उसकी दो तीन लेक्चर्स हैं बेटा। तो आज के लिए भाई इतना काफी है बस। अल्लाह हाफिज बच्चों।